वेलकम टू अन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी सॉल्व करेंगे। वो चाहे बुक से हो या प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड हो, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग साइंस से रिलेटेड गेट 2020 में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए वो सभी आज सॉल्व कराऊंगा इस प्लेटफॉर्म पर। मैं गौरविंद सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एमटेक आईटी दिल्ली से है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 में है। ईएससी रिटन क्वालिफाइड हूँ 14 एंड 15 क्वालिफाइड गेट 12 11 12 एंड 13। फ्रेंड्स, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी तरीके की जानकारी मिलती है, कौन सी फैकल्टी क्या सब्जेक्ट लेने वाली है, पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पे इस ऐप के थ्रू मिलता है। एकेडमी सब्सक्राइब करने के क्या एडवांटेज है, यहाँ पे हम देखते हैं डेली लाइव क्लासेज यहाँ पे होती है। आप रियल टाइम इंटरेक्शन होता है आपका फैकल्टी के साथ। आप किसी फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो, पोल के आंसर दे सकते हो। ये सब यहाँ पे एक एडवांटेज है। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज होते हैं। आप अपने आप में वैल्यूएट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ आपको क्लास पहले से शेड्यूल्ड रहती है और आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। अनलिमिटेड एक्सेस, आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी में आप कोई भी फैकल्टी को यहाँ पे सुन सकते हो, उसकी वीडियो देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, ये गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस है। यहाँ पे जो आपका 12 मंथ का जो चार्ज है 22,500 है एंड 24 मंथ का 27,000 है। फ्रेंड्स, आप अगर गेट एंड ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 1 से 2 साल लगता है, तो आप कम से कम 12 to 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आप मेरा कोड GSUS डालते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। गेट 2020 मैन्युफैक्चरिंग साइंस क्वेश्चन। गेट 2020 में मैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है वो 2 सेशन में हुआ था। दोनों सेशन में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग साइंस से रिलेटेड आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। द बेस ऑफ अ ब्रास ब्रैकेट नीड्स रफ ग्राइंडिंग। फॉर दिस पर्पस द मोस्ट सुटेबल ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड स्पेसिफिकेशन इज। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये किसका क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स मेटल कटिंग का क्वेश्चन है। तो आप देखिए, मेटल कटिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज ये है कि मेटल कटिंग किससे रिलेटेड है? ग्राइंडिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्राइंडिंग से रिलेटेड। ग्राइंडिंग व्हील क्या है? मेटल कटिंग ऑपरेशन है। यहाँ पे आप सरफेस को फिनिश करते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो इसका स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन आप पूछा गया है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकेशन का। मैं आपको बताऊँ, शॉर्ट फॉर्म याद रखने का, AES। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एब्रेसिव। जी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आपका जी का मतलब है ग्रेन साइज। और आपका ये क्या बताता है? ग्रिड साइज ऑफ हार्डनेस। ये क्या बताता है? हार्डनेस। ये क्या बताता है आपका? एस मींस स्ट्रक्चर, डेंस है। ये क्या बताता है? बॉन्डिंग, किस टाइप की बॉन्ड है? विट्रीफाइड बॉन्ड है, रेजोनेट बॉन्ड है, इस तरीके की बॉन्ड किस टाइप का है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो है एब्रेसिव। एब्रेसिव की मैं बात करूं तो एब्रेसिव पार्टिकल्स कौन से ऐड हैं आपके ग्राइंडिंग व्हील में? ये ए के थ्रू हम डिनोट करते हैं। तो इसमें अगर सी लिखा है, सी का मतलब होता है कार्बाइड। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो एल्यूमिना मिला हुआ है। और डी लिखा है तो डायमंड डस्ट। तो ये इस तरीके से आपको डिनोमिनेशन रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शंस में ए है। ए एब्रेसिव में, सी है कार्बाइड, ये तो आपको यहाँ पे डिनोट हो रहा है। पहला जो आप पहला डिजिट या पहला अल्फाबेट देखिए। आप पहली पोजीशन में आपने देखा क्या बताता है? एब्रेसिव। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना आप पहले तो, कि अगर मटेरियल डक्टाइल है तो व्हील कैसा होना चाहिए? हार्ड। अगर मटेरियल हार्ड है, व्हील कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट। ये चीज आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे मटेरियल क्या है आपका? सॉफ्ट। तो व्हील कौन सा यूज होगा? हार्ड। एक चीज यहाँ पे क्लियर है।
और हार्डनेस जो पता चलता है, हम कहाँ से पता चलता है? थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन मतलब यहाँ पे देखिए आपका जी है, जैसे यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे जे है। आपको बता दूं हार्डनेस ए टू जेड क्या होता है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ए टू जेड अगर आप मूव करते हो अल्फाबेटिकली तो हार्डनेस बढ़ती है। यहाँ पर अगर हार्डनेस की मैं बात करूं, अगर आपका ए टू एच लिखा है इस पोजीशन पे हार्डनेस की जगह, तो ये सॉफ्ट व्हील है। क्योंकि सॉफ्ट के केस में अगर हम सॉफ्ट व्हील यूज करेंगे तो ये डिफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा ग्रेटिव व्हील में, जिसको क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हो आप? लोडिंग। लोडिंग या ग्लेजिंग। ग्लेजिंग और लोडिंग से बचना है हमको, ये डिफेक्ट है एक तरीके का, ये नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ आपको, ए टू जेड, ए टू जेड में, ए टू जेड में, ए टू जेड आपको बताता है हार्डनेस। मैं जैसा फिर से लिखता हूँ ए जी टी एस ए, तो मैं थर्ड पोजीशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ ए टू जेड अगर हम मूव करते हैं तो हार्डनेस इंक्रीज होती है। और अगर हमारा सॉफ्ट व्हील है, सॉफ्ट व्हील है जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ क्लास है सॉफ्ट मटेरियल, इसके लिए हम व्हील, इसके लिए कौन सा व्हील यूज करेंगे? हार्ड व्हील। तो हार्डनेस, हार्ड व्हील मतलब अगर मैं बात करूँ तो जितनी वैल्यू यहाँ पे आपका अल्फाबेटिकली बढ़ेगा, जैसे ए जी है, जी के कंपेरिजन में क्यू की है, टी के कंपेरिजन में क्यू ज़्यादा हार्ड है, टी के कंपेरिजन में क्यू ज़्यादा हार्ड है, जे के कंपेरिजन में क्यू ज़्यादा हार्ड है। जितना ज़्यादा अल्फाबेटिकली आगे बढ़ेंगे हम, वो उतना हार्ड होता जाएगा व्हील। तो सॉफ्ट केस में हमको हार्ड व्हील चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। अगर मैं इस यहाँ की बात करूँ, ए टू एच आपका सॉफ्ट व्हील बताता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसी में क्यू टू जेड बताता है हार्ड। बेस्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। The process that uses a tapered horn to amplify and focus the mechanical energy for machining of glass. ये अनकन्वेंशनल मशीनिंग का क्वेश्चन है। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखते हैं चारों अनकन्वेंशनल प्रोसेस लिखी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल, यहाँ पे जो मेट्रिकल मटेरियल रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन और आयन डिस्प्लेसमेंट के कारण आयन डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, यहाँ पे कैसे आपका होता है रिमूवल ऑफ मटेरियल, और आपका मान लो ये टूल है अल्ट्रासोनिक मशीन, ये टूल डायरेक्टली इसको हिट करता है बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके कारण क्या है कि ये जो सरफेस है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एक्शन विल इरोड आउट। ये आपका मैकेनिकल एनर्जी का फंक्शन है, बिल्कुल मैकेनिकल, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे आपका क्या है? मटेरियल रिमूव होता है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग, यहाँ पे क्या है? विद द हेल्प ऑफ एयर, यहाँ पे एयर के साथ आप एब्रेसिव पार्टिकल मिलाते हो, हिट करते हो सरफेस। यहाँ पे आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। जो मटेरियल आपको मशीन करना है, जो इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, या यहाँ पे आपका क्या होगा? डिस्चार्ज के कारण यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा तो मटेरियल विल मेल्ट एंड इवापोरेट। तो यहाँ पे अलग मैकेनिज्म यूज होता है। तो ये इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। The figure below shows a symbolic representation of the surface texture in a particular lay orientation with indicative value 1 through 6, marking the various specification whose definition are listed below. फ्रेंड्स, ये मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना है ये सब चीजें, कि आपका जो थर्ड है, ये वाला पार्ट, थर्ड, जो थर्ड पार्ट है वो आपको बताता है मैक्सिमम वेवीनेस हाइट। ये क्या बताता है? क्या बताता है? मैक्सिमम वेवीनेस हाइट। ये क्या बताता है? मैक्सिमम वेवीनेस, थर्ड मैक्सिमम वेवीनेस हाइट।
तो थर्ड का जो ऑप्शन है वहाँ पे है, आप देखिए, मैक्सिमम वेवीनेस हाइट पी, थर्ड का पी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट। और को भी देखते हैं, फोर्थ, फोर्थ आपको क्या बताता है, मैक्सिमम वेवीनेस विड्थ, मैक्सिमम वेवीनेस। फिफ्थ क्या बताता है आपको, फिफ्थ आपको बताता है रफनेस विड्थ कट ऑफ। उसके बाद फोर्थ आपको क्या बताता है, फोर्थ आप मैक्सिमम रफनेस विड्थ। उसके बाद आपका कौन सा ऑप्शन बच गया, फर्स्ट, फर्स्ट आपको क्या बताता है, मिनिमम रफनेस हाइट, मिनिमम रफनेस हाइट। सेकंड आपको क्या बताता है, मैक्सिमम रफनेस हाइट, मैक्सिमम रफनेस। फ्रेंड्स देख सकते हो आप यहाँ से, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, टू प्लेट each of 6 mm thickness are to be butt welded. Consider the following process and select the correct sequence in increasing order of size of the heat affected joint. फर्स्ट आर्क वेल्डिंग, सेकंड एमआईजी वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ये चार आपको यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस दी हुई है। तो इनमें आपको ये बताना है कि सबसे कम हीट इफेक्टेड जोन किसमें है और ज्यादा किसमें, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। तो हम थोड़ा सा देखते हैं पहले हीट इफेक्टेड जोन होता क्या है। हीट इफेक्टेड जोन या HHZ हम बोलते हैं इसको। अगर हम वेल्डिंग जोन की हम बात करें तो ये होता है फ्यूजन जोन के आसपास, ये होता है HAZ, देखते हैं, ये होता है फ्यूजन जोन, यहाँ पे आपकी वेल्डिंग हो रही है। ये क्या होता है, हीट, इसके बगल में जो जोन होता है उसको बोलते हैं आप हीट इफेक्टेड जोन। के बाद यहाँ पे आप देखिए इसको बोलते हैं बेसमेंट। तो तीन जोन होते हैं वेल्डिंग में जो हम देखते हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें ये मिनिमम किसमें हुआ, मतलब हीट आपकी फ्यूजन जोन से कितनी कम दूरी पर जा रही है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा ये आगे मूव करेगी उतना ज़्यादा आपका हीट इफेक्टेड जोन होगा। तो ये हमको देखना है। तो एक चीज़ याद रखिए, अनकन्वेंशनल मशीनिंग में लेजर बीम वेल्डिंग का हीट इफेक्टेड जोन सब में मिनिमम होता है, मिनिमम। माइक्रो ड्रिलिंग और इन सब के काम आता है, तो बहुत कम आपका जोन हीट इफेक्टेड जोन होता है, बहुत कम हीट आपकी डिसिपेट हो पाती है आगे। तो इसमें आपका सबसे कम तो ये हो जाएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन किसमें है, इसमें है और इसमें। इसके बाद आपका कौन सा बचा, MIG वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसके बाद आपका सेकेंड वन MIG वेल्डिंग। इसके बाद थोड़ा सा ज्यादा हीट इफेक्टिव जोन होता है MIG। इसके बाद आपका कौन सा है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में कंपेरिजन टू आर्क वेल्डिंग, इसमें जो हीट इफेक्टिव जोन रहता है कम रहता है एज कम्पेयर टू आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन, 3 to 4 आगे देखते हैं। There are two identical shaping machine S1 and S2. In machine S1 the width of the workpiece is increased by 10%, width को कितना बढ़ाया है, 10%, and feed is decreased by 10%, feed को कितना 10% डिक्रीज किया है। With respect to S1, if all the other conditions remain the same, then ratio of total time per pass, total time per pass क्या होता है, total time per pass is V1 by N1। ये हो गया पहला। दूसरे केस में क्या किया है, विड्थ को बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, 10%, तो इट विल बिकम 1.1 V1। और आपका जो E1 बाई E1, ये आपका ये होगा फीड, ये फीड है F1, सॉरी ये फीड, दिस वन इज फीड। और फीड को कितना घटाया है आपका 10%, तो ये हो गया F1 इंटू N1। N1 और N1 मतलब N इक्वल टू N, ये सेम है, नथिंग इज गिविंग। तो
दिस विल बी द सेम, लिखा हुआ है इफ ऑल अदर कंडीशंस रिमेन्स द सेम। तो T1 बाई T2 आपको पूछा गया है कि देन द रेशियो ऑफ T1 बाई T2 क्या होगा। तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर क्या आएगा आपका 0.9 बाई 1.1, ये कितना हो गया 0.8, आंसर विल बी 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, bar of 250 mm length and 25 mm diameter are to be turned on a leg with a feed of 0.2 mm। आपको क्या क्या दिया है, लेंथ दी है 250 mm, इसके बाद आपको क्या दिया है, डाया दिया है 25 mm एंड फीड कितना दिया है आपको 0.2 mm। इसके बाद रीग्राइंडिंग कॉस्ट आपको दी हुई है, कॉस्ट कितना है 20 रुपीज ऑन ईच रीग्राइंडिंग, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर टूल चेंज टीसी आपको गिवन है कितना है 1 मिनट। टूल लाइफ इक्वेशन आपको गिवन है वी टी के पावर 0.2 इक्वल टू 24, ठीक है। द ऑप्टिमम टूल कॉस्ट पर पीस फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट इज, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ऑप्टिमम टूल कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको, ऑप्टिमम टूल कॉस्ट पर पीस इक्वल टू होता है टी एम बाई टी इंटू कॉस्ट जो आपको गिवन है ₹20। तो हमको ये चाहिए और ये चाहिए, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन है 80/124 टीसी, तो यहाँ पे नहीं, ये भी गिवन नहीं है, तो हम वी ऑप्टिमल पहले निकालेंगे, तो वी ऑप्टिमल आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टी ऑप्टिमल। टी ऑप्टिमल कैसे आएगा, टी ऑप्टिमल होगा आपका 1/n-1 1/n-1 टीसी, तो ये यहाँ से आ जाएगा टी ऑप्टिमल वी टी की पावर 0.24, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे वी ऑप्टिमल, वी ऑप्टिमल यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो वी ऑप्टिमल यहाँ से आ जाएगा, टी ऑप्टिमल हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये आ जाएगा तो आप इजिली पी एम निकाल सकते हो। पी एम क्या होता है एल वाई एफ एन, हम हमारे पास एन नहीं है लेकिन हमको पता है वी इक्वल टू क्या होता है पाई डी एन, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, टी हमको पता है, यहाँ पुट करेंगे तो टी एम आ जाएगा, तो टी एम बाई टी इंटू 20 ये आपकी क्या मिल जाएगी ऑप्टिमल टूल कॉस्ट पर पीस। इसको हम देखते हैं एक बार फिर से, उसके बाद से हम इसको सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है ना। तो वी ऑप्टिमल पहले निकालेंगे, वी ऑप्टिमल हम निकालेंगे टी बाई 1/n-1 इंटू टी सी पावर एन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंपल सा 24 ये हमको गिवन है, के बाद 1 इंटू 1 - 0.2 अपॉन 0.2, है ना, पावर कितना है 0.2। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 18.19 मीटर पर मिनट। जब आपका v आ गया तो v इक्वल टू क्या होता है पाई डी एन, यहाँ से n आ जाएगा आपका, तो v कितना 18.19 अपॉन पाई इंटू डाया कितना गिवन है, डाया आपको गिवन है 0.25। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 231.6 आरपीएम। जब n मिल जाएगा तो फिर आप टी एम निकाल लो एल वाई एफ एन से। एल हमको पता है, एल कितना दिया है हमको 250, एल हमको पता है 250, एफ पता है हमको, फीट गिवन है क्या, फीट गिवन है 0.2, ठीक है ना। एन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 231.6, तो यहाँ से आपको टी एम की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 5.397,
तो हम यहाँ से इसको फिर फाइनली कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, टी एम बाई टी इंटू 20। जब आप टी एम आपको पता चल गया, टी आपको पता है कितना है, टी 4, टी कितना है 4 हमने निकाला था पहले। तो टी एम 5.397 अपॉन 4 इंटू 20 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आपको मिलेगा 26.986। इसको आप एक बार सॉल्व करके देखना, ये फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन टर्निंग प्रोसेस यूजिंग ऑर्थोगोनल टू ज्योमेट्री, चिप लेंथ कितना दिया है, चिप लेंथ आपको दिया है 100 mm इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनकट चिप लेंथ। अनकट चिप लेंथ कितना दिया है 250। यहाँ से क्या आ जाएगा आपको थिकनेस रेशियो, वो क्या हो जाएगा 100/250। ठीक है, उसके बाद आपको कटिंग स्पीड गिवन है, ठीक है, रेक एंगल गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको 20 डिग्री। क्या निकालना है, शियर प्लेन एंगल। तो आपको पता है tan phi इक्वल टू क्या होता है, r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/250, कितनी रहेगा, ये लगभग आ जाएगा 0.4। cos 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.4 इंटू साइन 20 डिग्री। ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी 23.5 डिग्री। ये आपको डिग्री में है, ध्यान रखना। फ्रेंड्स हमेशा गेट में एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये जरूर देख लेना कि आपको आंसर किस में पूछा गया है, डिग्री में पूछा गया है या आपको सिंपल वैल्यू पूछी गई है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन अननेसेसरी गलत हो जाएगा। Next question. A strip of thickness 40 mm is to be ruled to a thickness of 20 mm using a two high mill having a rolls of diameter 200 mm, coefficient of friction arc length in mm respectively are. Simple question है, इसका रोलिंग का क्वेश्चन है। रोलिंग का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रोल किससे हम डिफाइन, डेल्टा एच, कितना थिकनेस में चेंज आया और डायमीटर ऑफ द रोल, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आर कितना है, thickness 40 mm is to be ruled to a thickness of 20 mm। तो हमको डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एच कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, ठीक है, और डायमीटर गिवन है कितना 200, तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपका 44.7213। तो आपका लेंथ लगभग कितना हो जाएगी, आर्क लेंथ विल बी है 44 और 45 44.72 कहीं है इधर है। अब इसके बाद आ जाइए किस पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रेंड्स हमको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर आर, ठीक है ना, चेंज इन हाइट इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर। तो डेल्टा एच हमको पता है 20 है ना, म्यू स्क्वायर हमको निकालना है, आर कितना 100, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आई 0.4472, आप लगो 45, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये, a thickness of a steel plate with material strength coefficient of 210 megapascal has to be reduced from 20 mm to 15 mm in a single pass in two high rolling mill with roll radius of 450 mm and rolling velocity is 28 meter per minute। The plate has a width given है and stern hardening m की वैल्यू given है, rolling force required for operation, ये आपको रोलिंग फोर्स पूछा है, रोलिंग फोर्स, हमको रोलिंग फोर्स निकालना है। तो रोलिंग फोर्स निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि रोलिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है। रोलिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू रोलिंग फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू L इंटू पी। रोलिंग के केस में L की वैल्यू क्या होती है, अभी भी देखा जस्ट इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में, R इंटू डेल्टा एच, ठीक है, width। ये सभी चीजें हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो सिग्मा नॉट कहाँ से आ जाएगा, सिग्मा नॉट की वैल्यू कहाँ से आएगी, सिग्मा नॉट हमको पता है इक्वल टू K इंटू e टू पावर n अपॉन 1 प्लस n, ये हमको पता है, ये हमको गिवन है कि एवरेज फ्लो स्ट्रेस, इसको बोलते हैं एवरेज फ्लो स्ट्रेस, जो कि हमको गिवन है मटेरियल स्ट्रेंथ कोफिशिएंट इनटू ट्रू स्ट्रेन पावर m अपॉन 1 प्लस n। अब हमको क्या निकालना है, ट्रू स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला का एल एन ऑफ एच एफ बाई एच नॉट। यहाँ से ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू आई 0.67, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे और मटेरियल स्ट्रेंथ कोफिशिएंट आपको गिवन है कितना 210। आप ये सब गिवन है, तो यहाँ से आप जब पुट करोगे तो सिग्मा नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी
और सिग्मा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सिग्मा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 123.04 मेगा पास्कल। जब आप इसको यहाँ पुट करोगे तो आपको फाइनल फोर्स मिल जाएगा, आर पता है, डेल्टा एच पता है, हमको बी पता है, फाइनल फोर्स मिल जाएगा वो कितना होगा 1167.25 कूलम। यहाँ इस प्रॉब्लम में हर चीज गिवन है आपको। अब देखिए एवरेज ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला भी गिवन है आपको, हर चीज गिवन है। आपको निकालना क्या है, ट्रू स्ट्रेन निकालना है, जिससे आपका क्या है एवरेज फ्लो स्ट्रेस आ जाएगा, एवरेज फ्लो स्ट्रेस को यहाँ पर करोगे, ठीक है, बाकी वैल्यू आपको पता है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, कूलिंग फोर्स निकाल सकते हो। Next question. The following data applies to basic shaft. Tolerance for hold is 0.002 mm. Tolerance for shaft is 0.001 mm. Allowance 0.003 mm. Basic size 50 mm. Maximum hole size. So maximum hole size always given by जो भी आपका साइज है, बेस साइज कितना है, पर बेस साइज कितना है 50 प्लस अलाउंसेस, कितना अलाउंसेस दिया हुआ है, प्लस टॉलरेंस और होल टॉलरेंस। यहाँ अगर आप कैलकुलेट करोगे प्लस 0.003 प्लस 0.002 तो आपका ये आंसर आएगा 50.005, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम डायग्राम से समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, साफ्ट है, के ऊपर ये क्लियरेंस कितना है 0.003 और इसके ऊपर ये होल, और ये होल का टॉलरेंस जो ये कितना है 0.002। तो आप इन सबको ऐड करोगे कि प्लस तो इसकी मैक्सिमम आपको क्या मिल जाएगी, फुल साइज मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 50.005। फ्रेंड्स, thank you very much for listening. Subscribe on Academy and put my code GSUS and hit the bell icon. Thank you very much.